पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस के जो PYQ कर रहे हैं UPPSC RO दोनों ही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये बाइलिंगुअल होगा फिर से वीडियो। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन शुरू होगा 231 से। इससे पहले की लेक्चर प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी अच्छे से फॉलो करिए, साइंस में काफ़ी हेल्प होगी आपको। कह रहा है एक ही द्रव्यमान के दो शरीरों की गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो 4:9 है। उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस, ठीक है, यानी दोनों का मास m है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मान लिया ये पहली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर कर लिया, दूसरी काइनेटिक एनर्जी k2 कर दिया, और इसको हाफ मास सेम है m, वेलोसिटी को v2 स्क्वायर कर दिया। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब सेम मास इज 4:9, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी उसका रेशियो कितना है? 4:9, तो यहाँ पे रख दिया 4:9 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये किसका होता है? 9 का। तो 2:3 आ गया। क्या आ गया? 2:3 आंसर। सिंपल सवाल था ये, ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं, बस फॉर्मूले बेस्ड सवाल था ये। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 232 क्या कह रहा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू यू प्लस वी टी, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, या a इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो कुछ नहीं, अगर आपको बेसिक सूत्र याद हो, तीन जो मोशन की इक्वेशन होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले होते थे ना, बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे। तो यहाँ से निकल आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। इधर देखो पहला वाला ऑप्शन में क्या आ रहा है, अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, a को यहीं रोक लें, ए टी इज इक्वल टू ये उधर जाए तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू, फिर t डिवाइड में, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो ये देखिए पहला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान सवाल था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। क्यों नहीं निर्वात में खड़े हो सकते? बार बार देखो गिरते रहते हैं आगे की तरफ। क्यों? गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। देयर इज नो ग्रेविटी, विस्कस फोर्सेज ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, सोलर विंड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। तो नहीं खड़े हो पाते क्योंकि वहाँ पे दोस्तों गुरुत्व नहीं होता, या ग्रेविटी नहीं होती, इसकी वजह से, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 234 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक छोड़ा जाता है तो वह, मतलब इसका क्या है? इफ़ एन एप्पल, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, अच्छा ठीक है। इफ़ एन एप्पल रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, सेब छोड़ दो उसको एक, तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिर जाएगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक से गतिमान होगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी सवाल है। फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, मूव एट लोअर स्पीड, मूव अलॉन्ग विद स्पेसशिप एट सेम स्पीड, या मूव एट अ हायर स्पीड। तो मुझे पता है आपको लग रहा होगा सी या डी में से एक, है ना, ये तो चीज़ है। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा। अंतरिक्ष स्पेसशिप है भाई, उसको तो एक ऑर्बिट में सेट करा गया, एक स्पीड सेट करेगी, उसी ऑर्बिट में घूमेगा उसी स्पीड से। पर सेब को जैसे ही आप फेंकोगे, ग्रेविटी तो है नहीं वहाँ, तो और तेज़ी से रोटेट करने लगेगा ना, उसकी खुद की ग्रेविटी तो है नहीं, तो वो और अधिक से गति करेगा। मूव एट अ हायर स्पीड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 235 कह रहा पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज। क्यों नहीं गिरती भाई? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, या इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इट इज टेपर्ड एट द टॉप, इट कवर्स लार्ज बेस एरिया, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन, या द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस। ठीक है, कौन सा सही होगा इसका?
तो आपने पीछे की इमारत देखी होगी, ऐसे टिल्ट बनी हुई है, तो उसका कारण जो गुरुत्व केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर तल के अंदर है ना, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके अंदर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जैसे ये बुक है, ठीक है, अब इस बुक को आप हाथ में होल्ड करेंगे अगर कोने से तो वो गिर जाएगी, इसलिए बीच से पकड़ेंगे ना उसको, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका पूरा मास लाई करता है। इसलिए जेसीबी वगैरह देखते होगे, जैसे जेसीबी है, कोई बॉक्स उठाना है तो ऐसे बीच से पकड़ती है जहाँ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ कोने से पकड़ेगी गिर जाएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर आप कोई चीज़ उठाएंगे तो बैलेंस बनी रहता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 236 देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वट ट्वाइस वट इट इज़ नाउ, मतलब अभी जो है सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है अगर इसको डबल कर दिया जाए, है ना, और बढ़ा दिया जाए, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन, है ना, तो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन का, उस पर क्या असर पड़ेगा ये बताना है आपको। ट्वाइस एज लार्ज एज इट इज़ नाउ, मतलब जब जितना है उसका 2 गुना हो जाएगा, जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, जितना है उसका चौथा भाग यानी 1/4 हो जाएगा, या जब जितना है उसका आधा भाग हो जाएगा। तो इसका देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करने पड़ेगा, F=G, मास जो है अर्थ या सन का, और अपॉन अर्थ मतलब सन का मास अपॉन मून या अर्थ का मास =R²। तो कहने का मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो अब क्या हुआ है, डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया गया है, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो डिस्टेंस पे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है, मतलब द 2 balls ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब एक लकड़ी की बॉल ली आपने और एक लोहे की ले ली, उसको एक ही हाइट से फेंको आप हवा में, तो क्या होगा भाई। पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी दूसरी बाद में, या लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की पहले, या कुछ अंतराल में गिरेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए हवा में जब आप कोई चीज़ को फेंकते हैं, देखा होगा हवा में आप पत्ता फेंको, है ना, छत से, और बॉल फेंको तो बॉल पहले गिरेगी, पत्ता उड़ेगा। क्यों, क्योंकि यार हवा रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है, यानी एक उसकी अपोजिट दिशा में भी फोर्स लगाती है, और उस पर लगा ले रही क्योंकि वो हल्का है, भाई भारी वाला है तो वो उसको ओवरकम करके नीचे आ जाएगा, है ना। इसलिए जो वुडन बॉल है वो बाद में गिरेगी, लोहे की पहले गिर जाएगी, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का वेट सेम है, पर जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो एयर पे वुड पे लग जाएगा क्योंकि वो हल्का होगा, इसलिए वो ऊपर की तरफ रहेगा और ये पहले गिर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 238 देखते हैं। 238 कह रहा है किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, द वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट, किसी पिंड का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। यानी जो वेट है बॉडी का मैक्सिमम होता है सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सर्फेस, मैक्सिमम एट पोल्स, मोर ऑन इक्वेटर या मोर ऑन माउंटेन्स देन इन प्लेन्स, ठीक है। तो जो बॉडी का देखिए हमारे वेट होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो पोल्स होते हैं यहाँ पे पोल्स, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बॉडी का वेट कहाँ पता चलता है, पोल्स पे पता चलता है। और उसका कारण क्या, देखिए ये सेंटर है, सेंटर से इक्वेटर की दूरी दूर है, पर आपको पता होगा अर्थ जो है फ्लैट है यहाँ से, है ना, जियोइड शेप में है, सेंटर से दूरी कम है, सेंटर से यहाँ दूरी कम है, इसलिए दूरी कम होने से ग्रेविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगता है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बढ़ जाता है पोल में, ठीक है, क्योंकि केंद्र से पोल की दूरी कम हो जाती है, ठीक, याद रखिएगा, इसलिए पोलों पे ज़्यादा होता है। और ये ध्यान रखना, लो इक्वेटर पे कम होगा और पोल्स पे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए 239 देखते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वेट ऑफ बॉडी, विंड, वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, किसी भी पिंड का अधिकतम भार किस में सबसे ज़्यादा होगा ये बताना है आपको, विंड, हवा में, पानी में, हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन में। तो ऑब्वियसली दोस्तों हाइड्रोजन में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसमें बायो एंड फोर्स जो है वो कम होगा। बायो एंड फोर्स क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आप पानी में जैसे डूबते हैं ना, तो पानी भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना, पानी भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, हवा में है, हवा भी क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस देगी आपको, गैस नाइट्रोजन में भी यही होगा, बट हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा बायो एंड फोर्स सबसे कम लगाएगा, इसलिए दोस्तों, ठीक है, वेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा हाइड्रोजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का भार होता है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडीज मैक्सिमम एट द पोल्स, सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मोर ऑन माउंटेन देन प्लेन। देखिए अभी बताया नहीं मैंने आपको, मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा पोलों पर होता है और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा है, और इक्वेटर यानी केंद्र में कम हो जाता है, ठीक है, वो मध्य रेखा पे क्या बोलते हैं इक्वेटर को, ठीक है।
याद रखिएगा इसको। 245 देखते हैं क्या कह रहा है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय। अब जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, जैसे अर्थ जो है सन का नहीं 24 घंटे चक्कर लगाते, तो जियोसिंक्रोनस भी ऐसे ही अर्थ के साथ घूमती रहती लगातार, है ना, अपने ऑर्बिट में। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय, किसकी वजह से मिलता है भाई? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। द रॉकेट इंजन दैट प्रोपल्ड द सैटेलाइट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय सन, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय सैटेलाइट। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे सन है, ये अर्थ है, और ये सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है, लगातार घूमती रहती, जैसे जैसे ये अर्थ घूमता है ये भी उसी के साथ घूमती रहती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ का वो सैटेलाइट पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो खींचे रहती है और आपस में घूमती रहती है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, चलिए 246 देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड, कह रहा है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड डिस्टिंक्टली फ्रॉम द अर्थ, डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, या पल्सर द्वारा। डॉपलर इफेक्ट, रडार, सोनार या पल्सेस। तो आसान है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट से सैटेलाइट्स वगैरह को ट्रेस करते हैं, डॉपलर इफेक्ट है ना। रडार तो प्लेन वगैरह के लिए, सोनार आपको पता ही है सबमरीन वगैरह के लिए, पल्सर जो होता है ये सितारों के लिए होता है। चलिए आगे हो गए 247। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है? A satellite revolve around the earth in its orbit. For which of the following reason does it happens? Centrifugal force, centripetal force, force of gravity or lack thereof, या any other force। मतलब अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या इसकी कमी, या अन्य कोई बल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल होता है जो बाहर की तरफ लगता है केंद्र से, अपकेंद्रीय होता है जो अंदर की तरफ। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ। जैसे वॉशिंग मशीन है, दही बनाने वाली जो मशीन है, ये सब इस पे काम करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। चलिए 248 देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट, देन व्हेन विल ही फील्स दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज्ड? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होगी तब, या समान वेग से ऊपर जा रही होगी या समान वेग से नीचे आ रही हो। ठीक है, व्हेन द लिफ्ट गोइंग अपवर्ड एक्सपेडिशली, व्हेन द लिफ्ट गोइंग डाउन एक्सपेडिशली, गोइंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या गोइंग डाउनवर्ड। सोचिए आप कि कब लिफ्ट में बैठे हुए तो अपना भार ज़्यादा पता चलेगा। तो ज़्यादा पता चलेगा भाई, देखो जब वो ग्रेविटी के कैसे जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, है ना। तो जब ऊपर जा रही होगी लिफ्ट तो उसको भार अपना ज़्यादा लगेगा, और जब नीचे आ रही होगी तो उसको भार अपना कम लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 249 कह रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजली लूज टाइम इन समर? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज बाय कॉइल्स, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज, या द वेट ऑफ पेंडुलम चेंज इन समर। तो दोस्तों देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है गर्मियों की वजह से एक्सपैंड करने लगता है, बढ़ जाता है, उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो सुस्त पड़ जाती है। ठीक है, जो टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए था वो कम होने लगता है। ठीक है, 250 कह रहे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य के प्रकाश, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इट इज़ नियर टू द अर्थ, इट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, इट रिवॉल्व अराउंड द सन, या द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट लेस देन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हेयर। देखिए इसका आंसर तो डी है। क्या हो जाएगा? डी। जब एस्केप वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूल की कम होती है क्योंकि रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हेयर। अब इसको एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा ये समझ लीजिए। एस्केप वेलोसिटी होती है वो मिनिमम स्पीड अगर जिससे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के बाहर हो जाता है, मतलब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे सैटेलाइट है,
आप देखोगे मूव करती रहती है, पर अगर उसको उसकी एस्केप वेलोसिटी मिल जाए जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती, बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा, उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, है ना, तो फिर उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा नहीं, इसलिए ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 251 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है भाई? दे फॉल फ्रॉम बिग हाइट, द एयर हैज़ रेजिस्टेंस, द वाटर हैज़ सरफेस टेंशन, नन ऑफ द अबव। मतलब वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान आंसर है, पृष्ठ तनाव की वजह से जैसे ही वर्षा की बूंद पड़ती है तो एक टेंशन क्रिएट होता है जो उसको गोल शेप दे देता है, ठीक है, और सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड्स में लगता है। 252 कह रहा है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, तेल का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, तेल का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। ऑयल इज डेंसर देन वाटर, ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन वाटर, या सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। क्यों फैल जाता है? ये फैल जाता है तेल का क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए तेल जो होता है पानी की सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है, ठीक है। 253 कह रहा है प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो कैसा होता है? मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब है वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर जो होता है वो एग्जर्ट करता है अपवर्ड की तरफ, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है प्रेशर उसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 254 कह रहा हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों भाई? वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ पेन स्टार्ट्स टू कम आउट, इसलिए पेंसिल का इस्तेमाल करो। वायु दाब में कमी में कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंक, या ड्यू टू एक्सेसिव लोड। क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली देखिए दोस्तों, जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जिसकी वजह से दबाव बढ़ेगा तो इंक जो है वो फैलने लगती है, निकलने लगती है। तो वायु दाब में कमी के कारण आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 255 देखते हैं, कह रहा है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक अगर गिरावट हो जाए तो इससे मौसम की दिशा का क्या पता चलता है? अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट वेदर विल बी, जैसे बैरोमीटर है, अब उसकी बैरोमीटर आपको होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, एकदम से गिरने लगी रीडिंग, तो क्या बताएगा? तूफानी मौसम, प्रशांत मतलब शांत मौसम, रेनी वेदर, कूल ड्राई वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो? तो इसका मतलब वो एकदम से अगर गिरावट आ रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एयर जो है डेंस होती जा रही है, स्टॉर्मी वेदर हो रहा है, तूफानी मौसम हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं 256। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, बहुत लल्लू पंजू सवाल है। इन कोल्ड वेदर एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव इवन व्हेन वाटर एट टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीज इनटू आइस बिकॉज दे कैन ब्रीथ इन आइस, दे हैव इनफ ऑफ accumulated oxygen inside them, their body structure is such that they survive without oxygen, water has highest density at 4 degrees Celsius, so underneath द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। वे बर्फ़ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। दोस्तों देखिए बचपन में पढ़ा होगा आपने एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मतलब पानी जो होता है विचित्र तरह से व्यवहार करता है, और चीज़ें को जब आप गर्म करते हो तो वो बढ़ती हैं, एक्सपैंड करती हैं, पर पानी के साथ क्या होता है, जब आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो, मतलब जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है ना तो पानी बर्फ़ बनेगा। अब कोई चीज़ ठंडी होगी तो कंट्रैक्ट करनी चाहिए ना, चिपकनी चाहिए आपस में, जैसे बर्फ़ है भाई, बर्फ़ है आपस में डेंस हो रही है, पर इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही 4 से कम होती है तो ये एक्सपैंड करती है ना, पर 4 से ज़्यादा होती है तो कंट्रैक्ट करती है, इसलिए ये उल्टा व्यवहार करती है। अब ऊपर क्या है, पानी की सतह के ऊपर 4 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो ये एक्सपैंड करने लगेगा पानी, और 4 से जैसे ही कम होता है नीचे तो ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ना, मतलब पानी जो होता है उल्टा व्यवहार करता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आसान भाषा में, 4 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान कम करोगे
तो कम करने पे कोई चीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, पर ये नहीं, ये एक्सपैंड होती है। और 4 डिग्री से ज़्यादा होती तब ये कॉन्ट्रैक्ट करती, इस वजह से, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 257 कह रहा है बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज फिश आर वार्म ब्लडेड एनिमल, फिश हाइबरनेट इन आइस, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इट। तो देखिए बहुत आसान है, मछलियाँ नियत तापी जीव हैं, मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है और बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो बिल्कुल सही है, बट वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो एक्सपैंड करने लगता है, ऊपर तो पानी जमता है, नीचे पानी ही रहता है ना, क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो पिघलने लगती है, बड़ी हो एक्सपैंड करते हैं उसके पार्टिकल, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए अगला कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, है ना, किसी का अमाउंट बढ़ा दिया आपने, अभी इतना था इतना कर दिया, क्या नहीं बदलेगा उसका, ये बताना है आपको। वॉल्यूम, वेट, मास, डेंसिटी। भाई मात्रा ही बढ़ा दी, अभी इतनी जलेबियाँ थी अब इतनी जलेबियाँ होंगी, है ना, तो क्या नहीं बदलता? डेंसिटी नहीं बदलती भाई, घनत्व उसका उतना ही रहता है, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगी भाई, अभी इतनी थी अब ज़्यादा हो गई, वेट भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगी, पर डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। 259 कह रहा है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, जल का अधिकतम घनत्व होता है एट 373 केल्विन, एट 277 केल्विन, एट 273 केल्विन, एट 269 केल्विन, ठीक है। कौन सा सही होगा? एक सेकंड, ये ऑप्शन हटा दो नहीं तो आप कंफ्यूज होते हैं। 373, 277, 273, 269, बताइए मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? तो होती है ये 277 केल्विन पर। किस पे होती है? 277 केल्विन पर जल का जो अधिकतम घनत्व है वो होता है। अब दोस्तों एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं, सेंटीग्रेड पे कितना होगा? बचपन में पढ़ा होगा ना, केल्विन को सेंटीग्रेड में करने के लिए क्या करते हैं या सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं, बताइए ज़रा अगर पता हो आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 260 कह रहा है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? वाई डज एन आयरन निडल फ्लोट ऑन मर्करी वाइल इट सिंक इन वाटर? लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, या पारा पानी से भारी होता है, ठीक। ड्यू टू लेस केमिकल इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद मर्करी, आयरन इज हैवियर देन वाटर एंड लाइटर देन मर्करी। आयरन हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मर्करी, और मर्करी इज हैवियर देन वाटर। तो बहुत ही आसान, देखिए लोहे की कील पारे पर तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है वो पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। और पारे से तो उसका घनत्व कम होगा इसलिए तैरता रहता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 261 कह रहा है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? एन आयरन निडल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू, अब हल्की होगी तो तैरेगी ना, ऐसे होगी तो डूब जाएगी। पानी के उत्प्लवन बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? ड्यू टू बायोवेंट फोर्स ऑफ वाटर, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू विस्कोसिटी, या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये दोस्तों होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। आप देखो ना, सुई वगैरह डालो ऐसे तो ऊपर ही तैरेगी। चलिए 262 देख लेते हैं। व्हेन लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी फील दैट द बकेट, मतलब जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी, क्या महसूस होता है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। बिकम हैवियर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर, बिकम लाइटर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर, लॉसेज स्टेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ द वाटर, या हैज़ गेन मास ऑन कमिंग आउट ऑफ वाटर। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा और ऐसे भी साइंस पढ़ी होगी, अगर आप पानी के अंदर है तो आपको पता बायोवेंट फोर्स लगेगा तो हल्की लगेगी, पर जैसे ही ऊपर आएगी तो वो भारी लगने लगेगी, है ना, सतह के ऊपर भारी आपको फील होगी वो। चलिए 263 देखते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है, इसका जल में भार होगा 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन अ वेटलेस बलून, इट्स वेट इन वाटर विल बी, पानी में उसका वेट कितना होगा ये बताना है। 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम, या 400 ग्राम। तो भारहीन गुब्बारा है, पानी उसमें भरा है तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका वेट शून्य ही होगा, है ना, क्योंकि वो भाई जितना पानी भरा उतना बायोवेंट फोर्स भी लगा देगा, कोई भी उसका वेट नहीं होगा, ठीक है, 0 वेट हो जाएगा उसका। चलिए 264 देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। कह रहे हैं वाइल फ्लोटिंग इन सी व्हाट पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज अबव द सर्फेस ऑफ द सी, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपरी सतह पे दिखता है हमें, है ना, देखा होगा बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े दिखते हैं पानी में, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, डायरेक्ट डाटा आपको याद रखना है। कितना सतह से ऊपर है? सिर्फ 1/9 ऊपर है,
उसका सोचो कितना हिस्सा सतह के अंदर ही है ना, 1/9 हिस्सा जो है वही आपको ऊपर दिखता है। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए 265 देखते हैं। कह रहा जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ठीक है, व्हेन अ शिप एंटर सी फ्रॉम अ रिवर, क्या होगा तब? इट राइजेज अ लिटिल, वह कुछ ऊपर उठता है, सेम लेवल पे रहेगा, या उसी तल पर रहता है जिसको बोलते हैं, या कुछ नीचे चला जाता है, या वह समुद्री तल में डूब जाता है। ठीक है, तो देखिए समुद्र से मतलब नदी से वो एंटर कर रहा है समुद्र में। नदी की जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है, तो डेंसिटी कम होगी, सागर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाता है ना, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे ही नदी से समुद्र में जाता है ऊपर आ जाता है। चलिए 266 देख रहे हैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सागर के जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रीज़न भी सही है और ये कह भी रहे हैं कि व्हेन शिप एंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर इट राइजेज अ लिटिल बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। बिल्कुल सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है इसी की वजह से। देखो एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया दूसरी बार, है ना। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। द वेव लेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट्स होती है उसका वेव लेंथ कितना होता है ये आपको बताना है इसमें। 200 से 900 नैनोमीटर, 250 से 800, 300 से 800, या 390 से 780। तो इसका दैर्घ्य प्रसार मान होता है 390 से 780 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। 268 कह रहा ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह क्या है? ह्यूमन आई जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, 6050 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 या 7500। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका होगा जो 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, विजिबल लाइट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इतनी। ठीक है, ह्यूमन आई सेंसिटिव कित पे होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम पे। चलिए 269 देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। इट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी लार्ज, द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय सराउंडिंग। ठीक है, तो जो लाइट ट्रैवल करती दिखती है हमें स्ट्रेट लाइन में, क्यों दिखती है? क्योंकि जो उसकी वेव लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए वो हमें सीधी रेखा में चलता दिखाई देता है। चलिए 270 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेलोसिटी? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या पराध्वनिक तरंग। मतलब कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन या सुपरसोनिक वेव, किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है ये बताना है आपको। तो दोस्तों बताओ इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किसकी होती है? लाइट की होती है ना, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब किलोमीटर कह रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। ऐसे आप मीटर में लिखोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइट की होती है। 271 देखते हैं। कह रहा प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। आसान है, डायमंड, वाटर, वैक्यूम या हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल तो प्रेजेंट है नहीं, चीरती फाड़ती निकल जाती है। बाकी और जगह पे छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे तो थोड़ी सी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा पार्टिकल क्लोज होंगे उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे एयर में ज़्यादा होगी, पानी में उससे कम हो जाएगी, हीरे में और कम होगी, क्योंकि जितना डेंस पार्टिकल होते जाएंगे, कोयला है, मतलब कोयला कह रहा हूँ, कोल, तार, क्रूड ऑयल, उसमें और कम हो जाएगी क्योंकि वो और डेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? लाइट फ्रॉम सन रीच अर्थ इन अबाउट 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो समझिए सूर्य इतनी दूर है फिर भी उसको यहाँ से आने में टाइम मात्र लाइट को 8 मिनट ही लगता है। कितना? 8 मिनट। तो इसका आंसर 8 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? When light passes from one medium to another medium, which one of the following does not change? अब मान लीजिए वो एयर से वाटर में जाता है। ठीक है, ये प्रकाश, तो आपको पता है एयर से वाटर में जाएगा तो ये रेयर मीडियम है, मतलब पार्टिकल दूर दूर है। यहाँ पार्टिकल डेंस है, बहुत सघन है, घने हैं। तो जैसे ही आता है तो थोड़ा क्या हो जाता है, टेढ़ा आपको दिखेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है, धीरे हो जाती है ना। तो तीव्रता, वेग या तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति क्या अपरिवर्तित रहता है? तो अपरिवर्तित रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या अपरिवर्तित रहती है? जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो,
यानी आवृत्ति। बाकी इंटेंसिटी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इन सब में चेंजमेंट आएगा। ठीक है, चलिए 274 देखते हैं। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन कैरिंग आउट ऑफ द फोटोसिंथेसिस? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो देखिए बहुत ही आसान है, लाइट से केमिकल एनर्जी बनती है ना, लाइट टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज इन इमर्जन ट्यूब फॉर लाइटनिंग, डेकोरेशन एंड एडवर्टीजमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, देखा होगा नहीं, नियॉन यूज़ करते हैं जो चमकता रहता है रोडों पे, नहीं जब लाइट मारे तो नहीं रेडियम जैसा चमकता है, तो नियॉन होता है जो यूज़ करते हैं लाइटिंग डेकोरेशन के लिए, एडवर्टीजमेंट वगैरह में। अगला कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या इंटरफेरेंस। पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, 270 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो अभी बता देखिए उसी की तरह, उसी को घुमा के पूछ लिया है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। चलिए अगला 278 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है यहाँ पे। ठीक है, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। या भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस समूह सन्नद्ध है। फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो सही है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। दूसरा, इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली लो, है ना। प्रकाशिक तंतु में ये सब चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंसेस, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए कोई स्टारलाइट करके कंपनी है वो काम कर रही है ना। तो सिर्फ 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 279 देखते हैं। कह रहे हैं एक इंडोस्कोप है। क्या है भाई एक इंडोस्कोप? संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी, कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं। नैरो टेलीस्कोप, टाइप ऑफ कैमरा, सिंपल माइक्रोस्कोप या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसमें एंडोस्कोपी अगर आपने कभी कराई हो, एक तरह का कैमरा यूज़ करते हैं जो डालते हैं और देखते हैं आपका ऑइसोफेगस डैमेज तो नहीं हुआ है कि नहीं। तो एक तरह से कैमरे का प्रकार आप कह सकते हो ना। एंडोस्कोपी आपके अंदर के ऑर्गन्स को देखता है कि क्या डैमेज है क्या नहीं, है ना। तो एक कैमरे की तरह यूज़ होता है, इंस्पेक्शन कैमरे की तरह होता है ये। ठीक है, चलिए 280 देखते हैं क्या कह रहा है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? द रीज़न फॉर मिराज। मिराज देखा होगा आपने ना, जैसे बाई चांस बाइक आप चला रहे हो, धूप में दिखता है कि रोडों पे बहुत पानी भरा हुआ, पर जैसे जैसे पास जाओगे कुछ नहीं। क्यों? बहुत धूप की वजह से। वही रेगिस्तान में होता है, दूर दूर तक पानी दिखता है पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। क्यों होता है वो? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका बहुत आसान तरीका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसलिए हमें दिखता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से मिराज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो यहीं पे लेक्चर की करते हैं समाप्ति। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।